हाँ जी, तो बताओ हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यही पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा था? बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनता है बॉन्ड? 3 रीजन थे, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, था ना ये। फिर बॉन्ड का देखा था, फिर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा था। क्या होता है, बना दोगे किसी का भी? क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आपका मेटल के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा था? ऑक्टेट रूल। क्या कहता है ऑक्टेट रूल? कि किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके उस एटम में। तो हमने ऑक्टेट कंप्लीशन कल देखा था। कितने तरह से देखा था? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बना के। ऑक्टेट कंप्लीशन बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ देखा था ना, ठीक है। तो देखो जी, हाँ जी, तो उसके बाद ऑक्टेट रूल की ही बात कर रहे हैं अभी भी हम। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीशन बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, एक आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? याद आ रहा है ना। फिर कोवलेंट बॉन्ड में हमने कल बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे कि आपको पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बनाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना था? किसी भी कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करने। क्या करना था? नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करने थे। मैं तो भूल ही गई मैंने क्या पढ़ाना तुम्हें, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड के हमने कल कोवलेंट बॉन्ड कर लिया था, म्यूचुअल शेयरिंग से बना था, यस और नो। इसने बोला मेरा ले जा, तू भी मेरा ले जा, मतलब हम दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, है ना, स्टेबल हो जाते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था ना। इसने क्या कहा था? कंप्लीट ट्रांसफर करवाया था। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसने कहा पूरा का पूरा मुझे दे दे, तो ये खुद पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ये मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, तो ठीक है। फिर हमने कल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद करवाया था, मैंने आपको कहा था मैंने, क्या बोला था मैंने? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है जब आपका सिंगल एटम है। एक एटम के लिए तो निकाल दोगे। मैग्नीशियम है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, वैलेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है लिख दो, खत्म। फिर 2 एटम के लिए भी इजी है, 2 के लिए भी तो इजी है, जैसे N2F2 Cl2। फिर आपके 3 एटम या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बोला था मैंने कहा था नंबर बॉन्ड निकालो, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करो, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकलेगा। क्या था? हाँ, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, वहां से बॉन्ड निकलेगा। बॉन्ड के बाद ऑक्टेट पूरा कर दो। ऐसा कुछ करा था ना। आज हम करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। क्या करने वाले हैं? लिखो हेडिंग फॉर्मल चार्ज। मार्कर नहीं चल रहा भाई आज। फॉर्मल चार्ज, लिखो, इट इज नॉट द एग्जैक्ट चार्ज, इट इज नॉट द रियल चार्ज, इट इज नॉट अ रियल, ये एक रियल चार्ज तो नहीं है भाई। क्या है? रियल चार्ज नहीं है, रियल चार्ज नहीं है। क्या है? रियल चार्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक, लिखो, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, formal charge of an atom in a polyatomic molecule, formal charge of an atom, the formal charge of an atom
in a polyatomic molecule is defined as the number of valence electron of atom, defined as difference in the difference in the number of valence electron required in an atom minus number of present valence electron। ये आपका फॉर्मल चार्ज है। समझ आया कुछ यहाँ से? मैंने क्या कहा, मैं कुछ नहीं कह रही वैसे तो, है ना। देखो ध्यान से, फॉर्मल चार्ज पहली चीज रियल चार्ज नहीं है। क्या है? रियल चार्ज नहीं है। दूसरी चीज, फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का, हर एक एटम का निकल रहा है। कहाँ पे निकल रहा है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। डेफिनेटली मॉलिक्यूल कुछ ए बी टाइप का, ए बी एक्स टाइप का, कुछ इस तरह का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह का एक से ज़्यादा एटम है, एक से ज़्यादा अकेले कंपाउंड का, एक एटम का तुम कभी भी फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते। क्लियर है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे, उसमें भी पर्टिकुलर एक एटम, सबका निकलेगा, ए का, बी का, सारे बी का। ठीक है? फॉर्मल चार्ज एक एटम का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, एक एटम का क्या होता है? डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, या फिर डिफरेंस किसका? नंबर ऑफ द प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आया यहाँ से? कुछ थोड़ा समझ आया? नहीं आया तो देखो चीज़ें करते हैं हम सीधा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल याद होगा मैंने आपको O3 करवाया था। क्या नाम है इसका? ओजोन, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बना दोगे? इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है? बॉन्ड फाइंड करो और इसका स्ट्रक्चर बनाओ। बॉन्ड निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? रिक्वायर्ड कितने चाहिए? एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8, और 3 ऑक्सीजन को कितने चाहिए फिर? 24, माइनस प्रेजेंट कितने? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं भाई? 6। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो अगर मैं बॉन्ड लिख रही हूँ, देखो यहाँ बॉन्ड ऑक्सीजन डेफिनेटली हो गया। कितने आ गए टोटल बॉन्ड? स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, बॉन्ड कितने टोटल? बॉन्ड फाइंड करना पड़ेगा। बॉन्ड आ गए आपके 3। तो हमने सीधा बोला अगर इस ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड है तो हमने लगा भी दिए। उसके बाद मैंने कहा था लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो। कहा था मैंने? हाँ या ना? करो फिर। लुईस ने क्या बोला था? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ही बात कर रही थी कि हर एक एटम का वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे बताओ कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4 है ना। 5 6 7 8 हो गए। यहाँ पे बताओ कितने की नीड है? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बताओ 1 2 3 4 5 6। ये क्या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है? हाँ या ना? ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है O3 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें मैं इस ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 नंबर दे रही हूँ। वैसे इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये अलग अलग नहीं है, सेम है तीनों ऑक्सीजन, पर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है? अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालूंगी? आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं एक एटम को, इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए वैलेंस? ऑक्सीजन को कितने चाहिए वैलेंस? ओए वैलेंस 8 चाहिए।
कुछ गलत बोल दिया मैंने। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम माइनस नंबर ऑफ द प्रेजेंट। देखो रिक्वायर्ड की बात नहीं होती इसमें, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो आपके एक्चुअल एटम पे कितने प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पे, 6 होते हैं ना, पर वहां दिख कितने रहे बच्चे, हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस। फॉर्मूला लिखवा दूं पहले फॉर्मूला करो, लिखो फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो एक सेकेंड, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। अब रिक्वायर्ड का मतलब तुम 8 मत रख देना, ऑक्टेट नहीं फॉलो करना यहाँ पे, इसके लिए ऑक्टेट नहीं फॉलो करना। बॉन्ड निकालने के लिए हमें ऑक्टेट फॉलो करना था, टोटल 8 करने होते हैं, ठीक है। माइनस प्रेजेंट, अब वो टॉपिक भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, तुम्हें अगर मैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 1 की बात करूं, तो आपका जो ऑक्सीजन नंबर 1 है, ऑक्सीजन नंबर 1 पे एक एटम पे कितना होता है वैसे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, 6 होता है, और प्रेजेंट कितने हैं, यहां देखो 1 2 3 4 5 6, इसी के साथ नहीं है ये 6, 6 इसके अपने रहे होंगे, 2 इसने यहां से लिए होंगे, 6 - 6 0, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया इसका 0, समझ गए। फिर ऑक्सीजन नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करें, ऑक्सीजन नंबर 2 का क्या कहा मैंने, रिक्वायर्ड कितने होते हैं, रिक्वायर्ड तो हर एक ऑक्सीजन को 6 ही होते हैं, हर एक ऑक्सीजन को 6 चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते, माइनस प्रेजेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके पास में कितने 7 है ना, तो कितना हो गया फॉर्मल चार्ज -1, ठीक है कि नहीं है, ठीक। यहां पे बताओ ऑक्सीजन नंबर 3 पे आपको पता है रिक्वायर्ड होते कितने, वैसे एक्चुअल 6 होते, रिक्वायर्ड भी नहीं कहेंगे, एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पे ना एक्चुअल कर देना रिक्वायर्ड के प्लेस पे, एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल कितने होते हैं भाई इस पे, इसकी बात करी मैं 6, और प्रेजेंट कितने हैं 5, कितना हो गया +1। तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, फॉर्मल चार्ज जब भी निकालते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में फाइंड करते हैं, कहाँ करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, वो भी हर एक एटम के लिए अलग अलग निकलता है। कहा कि ये रियल चार्ज भी नहीं है, तुम O3 में देखोगे कोई चार्ज दिख रहा है, ओजोन में कोई चार्ज है, न्यूट्रल है ना, तो यहाँ पे चार्ज कैसे आ गया, ये देखो कट गया ना, ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है, रियल चार्ज नहीं है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, जो कितना होता है, विच इज इक्वल टू द एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है एक एटम का, तो निकल गया, क्लियर है, फॉर्मल चार्ज निकाल दोगे। सेकंड है तुम्हारा CO3 2-, इसमें बताना है आपको फॉर्मल चार्ज के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे, करो।
देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो किस तरह से ड्रॉ करूँ, बोलो बोलो शाबाश। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालूं, जल्दी बोलो। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये बात हो रही है मॉलिक्यूल की, किसकी, मॉलिक्यूल की। पर जो फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं वो सिर्फ एक एटम के लिए करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो किसके, मॉलिक्यूल के, पर वहां पे एटम के। क्लियर है, हाँ जी निकालो। रिक्वायर्ड कितने हैं, एक एटम को 8 चाहिए। टोटल कितने एटम है, 4 है ना, 4 × 8 माइनस प्रेजेंट कितने हैं, कार्बन, एक कार्बन पे वैलेंस कितना होता है भाई, हाँ 4, प्लस ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 6 × 3 साथ में प्लस 2 है, माइनस का चार्ज है ना, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, करो फाइन, 32 माइनस 18 20 बाय 2 कितना हो गया ये, 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखो कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करते हैं, जिसका साइज सबसे बड़ा है और नंबर में जो कम है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा है, कार्बन का। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो कार्बन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज बड़ा है, तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जिसका साइज आपका बड़ा रहता है। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से है ना। अब क्या करना है, लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। इस ऑक्सीजन के पास पहले मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 है ना सिर्फ, कितने की नीड है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 की नीड है। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, कितने की नीड है, 4 के। ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बन गया। अब फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। अब फाइंड करो जरा फॉर्मल चार्ज, यहां मैं डायरेक्ट निकाल दूं। एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 है, कितने 7, -1 सीधा हो गया। यहां पे बताओ -1, यहां पे बताओ एक्चुअल 4 होते हैं 4, 0, यहाँ पे बताओ एक्चुअल 6 होते हैं 6, 0। क्लियर है, इस तरह से फॉर्मल चार्ज को फाइंड किया जाता है। और जो मैंने स्टेटमेंट दिखवाई है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल चार्ज, इट इज़ नॉट द रियल चार्ज। ये रियल चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपने रियल ना होते हुए भी देख लिया, रियल होते हुए भी देख लिया, देख लिया। क्लियर है, तो फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज की, कितना करना है कि नहीं करना। अच्छा चलो ये फाइंड करो एक बार बस, N3 माइनस में फॉर्मल चार्ज फाइंड करो। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड निकालोगे कितने हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, बॉन्ड फाइंड करो, कितने होंगे बॉन्ड इसमें, कर लो 8 3 जा 24, 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, 4 बॉन्ड। तो यहाँ देखो, अब मैं इसकी ना 2 तरह के स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जो सेंट्रल एटम है तुम्हारे, सेंट्रल एटम आपके 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ देखो सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर 2 इधर, बन गए। ये वाला सेंट्रल एटम भी 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, इस तरह से। ऐसे भी 4 बन सकते सेंट्रल एटम के 4 बन सकते, बन गए। अब लिखो इसमें ऑक्टेट के लिए कितने की नीड है, ये वाले को 4 है, 4 की नीड है। यहाँ पे बताओ 8 पहले से है, यहाँ पे बताओ 2 है, कितने की नीड है,
6 की, यहाँ पे कंप्लीटली 8 है, यहाँ पे अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। यहाँ पे बताओ ज़रा कितना आने वाला है। फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअल चार्ज बैलेंस में कितने तो हैं? एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कितने? 6, क्या हो जाएगा? -1। एक्चुअल 5 है कितने? 6, -1। यहाँ पे एक्चुअल कितने होते हैं? 5 है कितने? 4 +1। यहाँ पे एक्चुअल कितने होते हैं? 5 है कितने? 6। तो देखो n3 ओवरऑल कट गया तो माइनस तो इस पे एक ही रहेगा ना। ये वाला बताओ, इस पे बताओ पहले। एक्चुअल 5 है भी 5 तो 0। यहाँ पे एक्चुअल 5 होते हैं, दिख कितने रहे हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्चुअल कितने होते हैं? 5, दिख कितने रहे हैं? 7 -2। अब देखो कटेगा तो क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल क्या हो जाएगा इस पे चार्ज? -1 ही रहेगा ना, ठीक है। आपका जो N3- के 2 कंपाउंड बने, एक A और एक B। अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला ज़्यादा सही है या ये वाला? आप क्या कहोगे? आपका जो स्टेबिलिटी के केस में A ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू B, बोलोगे? क्यों बोलोगे? क्योंकि A ज़्यादा सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? हो गया? ये नोट हो गया? हो गया ना? कर दूँ इसको इरेज? आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है? बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पता है कुछ? रेजोनेंस के बारे में कुछ पता है? आपने कुछ ऐसा देखा है? बेंजीन इस तरह से होता है। बेंजीन के पास क्या होते हैं? हाँ, कितने डबल बॉन्ड होते हैं? इस तरह बेंजीन होता है। तो इस बेंजीन के जो 2 ये इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट हो जाएंगे इधर, ऐसे देखा है रोटेशन? इसको मैं इस तरह से लिखूं, ये इधर ये इधर ये शिफ्ट हो गया, हाँ या ना? ऐसे देखा है ना रेजोनेंस के बारे में। हम रेजोनेंस करेंगे क्या है आगे करने वाले हैं, पर अभी देख लो थोड़ा सा ना। तो इसी तरह से हम बात करेंगे। अभी अभी हमने क्या देखा है? ऐसा कुछ देखा है? CO3 2-, क्या नाम है इसका? कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बोनेट के बारे में हम कुछ देखना चाह रहे हैं। कार्बोनेट में क्या निकालने वाले? एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या? एवरेज फॉर्मल चार्ज। एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होता होगा? इस पे तुमने देखा, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना था? -1। यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। पर जो बेंजीन का ऊपर वाला केस है, क्या ऐसे हो सकता है ये? -1 -1, क्लियर है?
अब देखो क्या मैं, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, हाँ या ना? स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जो बाकी पोजीशन है वहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। कर सकते हैं ऐसा? रेजोनेंसी तो है, जैसा रेजोनेंस बेंजीन में वैसा रेजोनेंसी तो इसमें है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, वहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया। और वैसे यहाँ देख लो, अब जो तुम्हारा ये है, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर, एक सेकेंड, ये शिफ्ट हो गया इधर, ये शिफ्ट हो गया इधर, ये शिफ्ट हो गया इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये सुनो, तीनों स्ट्रक्चर एक से ही है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा ये है वैसा ये है, तीनों स्ट्रक्चर सेम है, तीनों स्ट्रक्चर सेम है। तो क्या कहेंगे? एवरेज फॉर्मल चार्ज बताना है आपको। क्या बताना है? अभी तुम्हें पता है इन तीन ऑक्सीजन, देखो इसको हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, तुम्हें पता है ये 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन में कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। अभी तो इन 2 में ही दिख रहा है, फिर देखेंगे दूर से तो फिर इस 2 में दिखेगा, फिर आपको इन 2 में दिखेगा ना। अब पूछ रहा है पर्टिकुलर इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे, इस पे एवरेज कितना है? क्योंकि है तो ये -2 चार्ज। ओवरऑल कितना चार्ज है आप लोगों के पास? ओवरऑल -2 चार्ज है ना? ओवरऑल -2 चार्ज है, और ये जो -2 चार्ज है वो कहाँ हो रहा है? डीलोकेलाइज्ड है 3 ऑक्सीजन एटम पे, 3 ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पे डीलोकेलाइज्ड है। ये फाइंड करना है हमें। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला है एवरेज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू total number of atom divided by total charge। ये फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं जिन पे आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है? 3 है ना? 1 2 3, 1 2 3, कितने हैं? 3। टोटल चार्ज कितना है? 2। चार्ज नेगेटिव है तो इसको डिवाइड करेंगे 1.666 कुछ आएगा, तो यहाँ से पता चला देयरफॉर, हाँ, एट 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर आपका कितना चार्ज है ओवरऑल? ओवरऑल चार्ज -1.66 है। 1.5 डिवाइड कर लो जो भी आएगा, हाँ 1.5, सॉरी, ठीक है, 1.5 -1.5 मैंने कुछ गलत तो नहीं करवा दिया? कर लिया ये? नहीं करा? 1 सेकेंड करो भी मत, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखो ओवरऑल जो चार्ज होना चाहिए वो तो हमारा 3 आना चाहिए ना, 3 नहीं 2 आना चाहिए। ओवरऑल कितना चार्ज है? -2 है। यहाँ देखो इसको प्लस करेंगे 3 नहीं हो जाएगा चार्ज? -3। पूरे कॉम्प्लेक्स में तो हमारा चार्ज ही -2 है, कॉम्प्लेक्स में तो चार्ज ही -2 है, तो 3 कैसे हो गया? ये फॉर्मूला ही गलत हो गया। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम।
टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज कितना था, डिवाइडेड बाय 3 एटम, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। देयरफॉर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -0.66 चार्ज है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल तो 2 ही आना चाहिए ना। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखूंगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे -0.66, इस पे भी 0.66, 0.66 माइनस का, डबल बॉन्ड आपका सारे में रोटेट हो रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है ना। ये एवरेज फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, हो गया, हो गया। अभी तक हमने क्या करा है, हमने क्या देखा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखा है ना, मोनो एटम का देखा था, डायटोमिक का देखा था, पॉलीएटॉमिक का देखा था, है ना। उसके बाद क्या देखा, फॉर्मल चार्ज देखा, फिर एवरेज फॉर्मल चार्ज देखा, फिर बॉन्ड ऑर्डर तो आपको फाइंड करना आ ही गया कि बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, टोटल बॉन्ड कितने होने वाले हैं, एवरेज बॉन्ड भी चले, एवरेज बॉन्ड करना है कि नहीं करना, नहीं करना। तो मुझे पहले आप लोग ये बताओ कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इट इज नॉट द रियल चार्ज, इट इज इक्वल टू द, फॉर्मल चार्ज किस में निकालते हैं, पर्टिकुलर एक एटम का निकालते हैं या फिर एक एटम में ही निकालते हैं, मोनो एटॉमिक स्पीशी में या पॉली एटॉमिक स्पीशी में, पॉली एटॉमिक स्पीशी में निकाल दे। पॉली एटॉमिक स्पीशी में एक एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड किया जाता है विच इज इक्वल टू द एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है ना। फिर अब हम करने वाले ऑक्टेट रूल, हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। ऑक्टेट ने क्या बोला, स्टेबिलिटी चाहिए थी उसको, क्या चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी। ऑक्टेट अगर वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन भी ऑक्टेट रूल की, अब बात करेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था, वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पर इसके साथ साथ तुम देखोगे H2 मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्टेबल, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है। एक लिमिटेशन तो ये हो गई, एक्सेप्शन या लिमिटेशन। जैसे तुम्हारा ये देखो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसने कहा अगर मॉलिक्यूल के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो तभी स्टेबल होगा। पर तुम देखोगे H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वैलेंस में, इवन इसका ऑक्टेट रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा, ऑक्टेट रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है आपका, क्लियर है, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट octet of central metal atom
ये इस तरह के कंपाउंड भी आपको स्टेबल मिलने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा BH3 देखा है, BH2 देखा है, हाँ या ना, या फिर इसको F2 कर लो, कोई बात नहीं। इस तरह के कंपाउंड देखें। देखो ऑक्टेट कह रहा था वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ही स्टेबल होगा। केमिकल बॉन्डिंग के लिए कौन कौन सी, सबसे पहले ऑक्टेट रूल ही आया था जिसने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा, इसलिए बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने का रीजन ऑक्टेट रूल ने बोला कि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, चाहे वो आयनिक हो चाहे कोवलेंट हो। पर अब देखो इसने कईयों ने देखा कि बॉन्ड बने हैं और ऑक्टेट पूरा भी नहीं है, एक्सेप्शन। फिर देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है किसी सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे जिसका साइज बड़ा है, कौन बड़ा है, बोरॉन, ठीक है। अब देखो जी बोरॉन का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो जल्दी, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है ना। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं, 1 1 1। हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन को 2 मिल गए ना। बोरॉन को कितने मिलने वाले हैं, 6 मिलने वाले। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है। इस तरह की स्पीशीज भी स्टेबल देखी गई, ये एक्सेप्शन ही तो थे। BCl3 BF3 हो गया। आपके कोई भी ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो उन्हें क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट स्पीशीज आर दोज विच, देखो, इन विच द ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। इन विच, ऐसी स्पीशीज ऑक्टेट इज नॉट completed, that is in the valence shell, in the valence shell electron will be less than 8 8 से कम। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का ज़्यादा। हाइपोवैलेंट क्या है, ऐसी स्पीशी जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। ऐसी स्पीशी जिसमें ऑक्टेट 8 होता है ना, ऑक्टेट का मतलब ये 8 है, 8 से कम अगर होंगे तो क्या है, हाइपोवैलेंट है, ठीक है। अब दूसरा, पहला लिमिटेशन H2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्टेबल हो गए। फिर थर्ड लिमिटेशन देखेंगे हमारी क्या है कि आपका जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सटेंडेड octet complex is also stable. एक्सटेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या कि ऑक्टेट से ज़्यादा, ऑक्टेट एक्सटेंड हो गया ना, इसका मतलब कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसने बताया था ये, ऑक्टेट ने बताया था। पर अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए और ये स्टेबल भी हो गए, तो ये भी इसकी लिमिटेशन थी, ये भी इसकी लिमिटेशन थी। अगर 8 वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको कहेंगे हाइपर वैलेंट स्पीशीज। क्या कहेंगे, हाइपर वैलेंट स्पीशीज, हाइपर वैलेंट स्पीशीज। इसके एग्जाम्पल देखे गए PCl5 PH5 SF6, ये भी स्टेबल है, स्टेबल है ये। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे ना,
अब मैं ये बना के देखते हैं इसको, ठीक है, कोई सा भी बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ, हम बना रहे हैं PCl Cl5 ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो। 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3। आगे नियॉन नोबल गैस है ना, वैलेंस में कितने हैं इसके 5 1 2। एक सेकेंड, नाइट्रोजन में कैसे लिखते हो, इस तरह से नोट करते हो ना, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है ना। Cl कितने जुड़ रहे हैं 5। Cl के साथ यहाँ देखो Cl का बताओ एटॉमिक नंबर कितना है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 5। वैलेंस में कितने हैं 7। ये Cl है 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉन्ड बन गया। यहाँ देखो एक और Cl अटैच कर दिया, फिर एक और कर दिया, इधर एक और कर दिया, इधर एक और कर दिया, कर दिया। अब काउंट करो इस Cl में कितने हो गए वैलेंस में, देखो ये जो Cl है इसके वैलेंस में कितने हो गए, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, पर जो आपका फॉस्फोरस है उसके वैलेंस में कितने हो गए 5 इसके खुद थे, 5 इसने शेयरिंग से ले लिए, कितने हो गए 5 5 10, कितने हो गए, समझ पा रहे हो। फॉस्फोरस के कितने हुए 10। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे हाइपरवैलेंट स्पीशीज। और ये भी स्टेबल है, ये भी ऑक्टेट की लिमिटेशन थी, ये भी ऑक्टेट की लिमिटेशन थी। एक फोर्थ लिमिटेशन थी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, क्या थी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, और ये भी स्टेबल होती है, NO2 देखा है, NO2 बनता कैसे होगा, देखो मैं NO2 की एग्जाम्पल है NO2 NOClO2 ClO3, इस तरह के एक्सेट्रा। चलो पहले सिंपल पे चलते हैं, ClO2 पे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा, सेंट्रल मेटल कौन है जिसका साइज बड़ा है Cl। एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस में कितने हो गए 7 हो गए। Cl के वैलेंस में लिख दूँ 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन। देखो अगर मैं एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दूँ, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं जल्दी बोलो जरा, 6 होते हैं, ले लिया ये, कितने बॉन्ड बन जाएंगे। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं, हाँ या ना, बनाने ना। दूसरा ऑक्सीजन है, बन गए, बने तो मैं इस चीज़ को ऐसे नोट करूँ, ये देखो ये हो गया, एक लोन पेयर दिख रहा है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, इवन नंबर में नहीं दिख रहा, ऑड में दिख रहा है। तो इस चीज़ को मैं किस तरह से नोट करूँ, अगर मैं इसी चीज़ को लिखूंगी तो क्या है Cl डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। क्या ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा होगा,
इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए ये, 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी स्टेबल होती है, पर वो ऑक्टेट नहीं बता पाया। हो गया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइपोवैलेंट स्पीशी। आपको बताना है हाइपोवैलेंट स्पीशी इनमें से कौन सी है। एग्जाम्पल है आपका AlF3, सेकंड है आपका CH3 पॉजिटिव, बना के देखोगे ना। फिर थर्ड है आपका PF5, आपका CH4। कौन हाइपोवैलेंट है? हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? लेस होनी चाहिए। इसको फाइंड करो जरा, सेंट्रल मेटल कौन है? एल्यूमिनियम। वैलेंस में कितने हैं? 3 है ना, तो देख लो सीधा बना दो, एल्यूमिनियम 1 2 3, फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, ये लो ये लो, कितने हो गए वैलेंस में मैक्सिमम? 6, 3 इसके अपने हैं, 3 ले लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल्सो द हाइपोवैलेंट स्पीशी। ये वाला बताओ जरा, कार्बन के वैलेंस में कितने होते हैं, जल्दी बताओ? 4 होते हैं। पॉजिटिव का मतलब एक रिमूव हो चुका है, तो कितने हो गए? अरे देखो एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, ये है 1s2 2s2 2p2। अब ये कार्बन पॉजिटिव का मतलब 1s2 2s2 2p1, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। कितने हो गए? 3 हो गए ना, 6 होते हैं टोटल। 6 में से आपके वैलेंस में 4 है, पॉजिटिव का मतलब एक रिमूव हो गया, तो कितने हो गए? 1 2 3। एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्डिंग करा है, इधर करा है, इधर करा है, पॉजिटिव हो गया। ऑक्टेट पूरा है। कितने वैलेंस में? 6, 3 अपने हैं, 3 हाइड्रोजन से लिए। ठीक है, ये हाइपोवैलेंट स्पीशीज है। हो गया, कर दूँ अब? बोलो बॉन्ड क्या होता है? कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े थे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से पढ़ लिया हमने? स्ट्रॉन्ग। अभी मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड हमारे 2 टाइप्स के। एक सेकेंड, बॉन्ड हमारे 2 टाइप्स के थे, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन से करे थे? आयनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट, फिर मेटालिक बॉन्ड। ऐसा कुछ करा था? आयनिक बॉन्ड देख लिया, डेफिनेशन पता चल गई, हो गया ना? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बोलो? इसका एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसमें कंप्लीट आयन्स होते हैं, हाँ या ना? ये आयनिक बॉन्ड है, कंप्लीट ट्रांसफर से बना है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, म्यूचुअल शेयरिंग से ले, तू ले जा मेरा, खुश हो जा, है ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ आते? एकदम सेंटर में। मेटालिक बॉन्ड देखा हमने, चैप्टर नंबर कौन सा करा था? एक मेटल है, दूसरा मेटल है। मेटल मेटल का न्यूक्लियस भी तो होगा, मेटल है, एटम तो है। इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपका क्या है? बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। एक मेटल है, दूसरा मेटल है, दोनों मेटल है, दोनों मेटल के बीच में न्यूक्लियस तो होंगे, उन न्यूक्लियस के दोनों के डिस्टेंस को कहेंगे बॉन्ड लेंथ, और इस पूरे को क्या कहेंगे? बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? मेटालिक बॉन्ड इस तरह से बनता है।
आयनिक ऐसे बनता है, कोऑर्डिनेट ऐसे बनता है, सॉरी कोवेलेंट ऐसे बनता है, कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन लिख दिया, नोट करो जल्दी जल्दी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता होगा? कोवलेंट देखा ना, म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है। म्यूचुअल शेयरिंग में दोनों एटम अपने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से हो रहा है, शेयरिंग से हो रहा है। ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये शेयर ही करते हैं। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में शेयरिंग ही होती है दोनों में। यहाँ पे इक्वल, चलो बाद में चेक करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, है ना। पहले कोऑर्डिनेट सीख लो, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो देखो जल्दी, स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं? मार्कर भी नहीं चल रहा आज तो, मार्कर भी नहीं चल रहा। देखो द बॉन्ड विच इज formed by the electron rich species and electron deficient species the bond which is formed by the electron rich species and electron deficient species आज मतलब बहुत बोर हो चुके हैं। बोर हो गए? सच बताना, बोर हो गए? ठीक है, ये तुम्हारा एक एटम है, ये एटम बी है। बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है कि नहीं बनाना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ देखो ध्यान से, एक एटम है वो वेकेंट होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होने चाहिए। एक दो एटम के बीच ही बॉन्ड बनेगा ना, दो एटम के बीच ही बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाते टाइम दोनों एटम में एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो, शेयरिंग के लिए एक ही बंदा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में, अगर रिच है तभी तो देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। एक तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, तभी उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। इस तरह का बॉन्ड बनेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे देगा दूसरे को फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह का होता है? is formed by the electron donation of one atom
टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। लिख दोगे इसको? बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय वन एटम टू द अनदर एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। आपने O3 देखा? O3 देखा? O3 को मैं किस तरह से लिखूँ? पहले तो ऑक्सीजन रहा होगा, O2 रहा होगा। O2 कैसे बना होगा? 1 2 3 4 5 6, वैलेंस में 6 होते हैं ना, हाँ या ना? ये ले लिए 8 बन गए, हाँ या ना? 8 बन गए, 6 है, 8 बन गए, यस और नो? क्या बन गया? ये इस तरह से बन गया, यस और नो? O2। अब एक ऑक्सीजन साइड में पड़ा हुआ है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। अब इसकी वैलेंसी तो पूरी नहीं है। ये जो बॉन्ड बने ये किस तरह के? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड किस तरह का है? कोवलेंट बॉन्ड। दोनों बॉन्ड कोवलेंट है कि नहीं? अब देखो, इस बॉन्ड ने, जो ये बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन ने अपना वैलेंसी कंप्लीट करना है। क्या करना है? वैलेंसी कंप्लीट करनी है। किस तरह से करेगा? ये दोनों के दोनों एक ही एटम से शिफ्ट हो जाएंगे इधर। तो यहां से अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, पहले ये इस तरह से था, ये दोनों कोवलेंट हैं, ये और ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, और ये क्या है अब? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझे? हो गया? हो गया? काफी है?